नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले पाकिस्तान ने अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से घबराकर आनन फानन में जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट फायर किया, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट आत्मघाती साबित हुआ। पाकिस्तान की नई नवेली शाहीन 3 मिसाइल अपने तय लक्ष्य से भटक गई और बलूचिस्तान में जा गिरी। बलूचिस्तान से आ रही खबरों के मुताबिक ये मिसाइल टेस्ट पूरी तरह से फेल रहा है। यही नहीं, शाहीन 3 के जमीन पर औंधे मुंह गिरने से बलूचिस्तान में कई लोग जख्मी हुए और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की मिसाइल किसी सोची समझी साजिश के तहत बलूचिस्तान में गिरी, या फिर पाकिस्तान की चोरी की तकनीक से बनाई मिसाइल उन्हें दगा दे गई? पाकिस्तान का आत्मघाती मिसाइल टेस्ट। मिसाइल से बलूचिस्तान में मौत का खेल। इमरान खान की शाहीन मिसाइल हुई फेल। पाकिस्तान के बदलापुर का सबूत है ये मिसाइल टेस्ट। इमरान खान की अपनी ही कौम के साथ खुन्नस निकालने का सबूत है ये मिसाइल टेस्ट। पाकिस्तान सेना की नाकामी का जीता जागता सबूत है ये मिसाइल टेस्ट। पाकिस्तान की हुकूमत ने आसमान की ओर उड़ान भरती इस मिसाइल से अपनी ताकत की नुमाइश करनी चाहिए थी। बाजवा ब्रिगेड अपने मिसाइल पावर से दुनिया को यह जताना चाहती थी कि पाकिस्तान की सेना अपने दम पर दुश्मनों से लड़ सकती है। तो शाहीन 3 नाम की इस मिसाइल के परीक्षण मात्र से पाकिस्तान मीडिया भूले नहीं समा रहा था। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की शपथ से ठीक पहले पाकिस्तान ने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग यानी ISPR ने इस परीक्षण को कामयाब बताया। यही नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने मुल्क को बधाई भी दी। पाकिस्तान मीडिया की माने तो पाकिस्तान के डेरा गाजी खान जिले से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। शाहीन 3 मिसाइल को सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। शाहीन 3 को पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल कहा जा रहा है। जो पैरामीटर्स, टेस्ट पैरामीटर्स, रेंज पैरामीटर से का अनुमान लेकर लगाया जा रहा था कि शाहीन 3 2750 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वो तो उतना दूरी तय किया ही नहीं। तो पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम के क्षेत्र में हमारे सामने एकदम स्टैंड नहीं करता है। हमारे पास अग्नि 4 मिसाइल है, अग्नि 5 मिसाइल है। अग्नि 4 मिसाइल का रेंज है 3500 किलोमीटर और 4000 किलोमीटर, और अग्नि 5 का रेंज है 5500 किलोमीटर से 5800 किलोमीटर। इसमें दो राय नहीं कि दरअसल पाकिस्तान ने भारत के डर से शाहीन 3 को आजमाने की कोशिश की। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से खौफजदा है। लिहाजा पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण किया और इस परीक्षण की कामयाबी का फौरन ऐलान भी कर दिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान ने जिस मिसाइल को अपनी ताकत की नुमाइश के लिए दागा था, वो अपनी तय जगह पर नहीं बल्कि बलूचिस्तान में गिरी, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। यकीन नहीं आता
तो देखिए ये ट्वीट। पाकिस्तान से आजादी की जंग लड़ती बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के इस ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी ने शाहीन 3 नाम की मिसाइल का परीक्षण किया। डेरा गाजी खान के राखी इलाके से इस मिसाइल को दागा गया, लेकिन यह मिसाइल बलूचिस्तान के रिहायशी इलाके डेरा बुख्ती में गिरा। मिसाइल गिरने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे कई घर जमींदोज हो गए और कई लोग जख्मी हुए। बलूचिस्तान से आ रही खबरों की माने तो बुधवार की रात को शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया गया, लेकिन मिसाइल डेरा बुख्ती के मट इलाके में जाकर गिर गई। इसकी वजह से कई लोग घायल हुए और लाखों की संपत्ति बर्बाद हो गई। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता शेर मोहम्मद बुख्ती ने ट्वीट किया कि बलूचिस्तान हमारी मातृभूमि है, ये कोई प्रयोगशाला नहीं। हम सभी देशों से ये आह्वान करते हैं कि वो पाकिस्तान सेना की तरफ से डेरा बुख्ती में नागरिकों पर किए गए मिसाइल टेस्ट के खिलाफ बोले। पाकिस्तान के आत्मघाती मिसाइल टेस्ट में लोगों के जख्मी होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना को कोसने लगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की कोई मिसाइल इस तरह धड़ाम हुई हो। चोरी की तकनीक पर रौब गांठने वाले पाकिस्तान की कई मिसाइल लक्ष्य से भटकते हुए धूल चाट चुकी है, जिनमें शामिल हैं गजनवी मिसाइल, बाबर 2 मिसाइल और शाहीन 2 मिसाइल। पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं चीन की टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं और चीन की माल की तरह ही उनकी लाइफ और उनकी एक्यूरेसी है। बार बार शाहीन मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाना साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान अभी तक इसको पूरी तरह से डेवलप नहीं कर सका है। चोरी की तकनीक से मिसाइल बनाना सुइसाइड से कम नहीं, लेकिन शाहीन 3 मिसाइल के बलूचिस्तान में गिरने पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान की सेना बलोच समुदाय पर जुल्म कर रही है। तो क्या इमरान खान ने बलूचिस्तान को वाकई प्रयोगशाला बना रखा है? बलूचिस्तान में मिसाइल गिरना क्या किसी साजिश का हिस्सा था? क्या जानबूझकर बलूचिस्तान को निशाना बनाया गया? क्या पाकिस्तान सेना बलोच समुदाय से खुन्नस निकाल रही है? क्या इमरान खान बलोच समुदाय से बदला लेना चाहते हैं? औरतें और बच्चों को जो है और बूढ़ों को वो जो है डिसअपेयर नहीं करते थे, मगर अभी जो है पूरे ख़ानदान जो है वो डिसअपेयर किए जा रहे हैं, उनको उठा के गायब किया जा रहा है। और बहुत से ऐसी भी हैं, औरतों की भी ऐसे लाशें मिली हैं जिनको जो है उन्होंने टॉर्चर करके और वीरानों में जो है उन्होंने फेंका है। और 1-2 ऐसे इंस्टेंसेस भी आए हैं कि औरतों को जो है इन्होंने ले जा के टॉर्चर करके और फिर हेलीकॉप्टर से पहाड़ों में फेंके। वजह चाहे जो हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल अरब सागर में ना गिरकर बलूचिस्तान में ही गिरी। पाकिस्तान की अपनी रौब काटने की कोशिश नाकाम हो गई और भारत के मुकाबले एक बार फिर पाकिस्तान फिसड्डी साबित हुआ, क्योंकि माना यही जाता है कि भारत की अग्नि 3 मिसाइल के तोड़ के तौर पर पाकिस्तान ने चुपके शाहीन 3 पर काम करना शुरू किया था। भारत की अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर है। पाकिस्तान का मकसद यही था कि सिर्फ भारत के मुख्य भूभाग को ही नहीं बल्कि अंडमान निकोबार तक को निशाना बनाया जाए, जिससे भारत अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल ना कर सके। पाकिस्तान के पास सिर्फ चुराई हुई टेक्नोलॉजी है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। भारत के पास ना सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सरफेस मिसाइल हैं, उसके अलावा भारत में निर्मित एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका, ये सब भारत में निर्मित, भारत द्वारा डिजाइंड मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण के जरिए भारत की बराबरी करनी चाहिए।
पाकिस्तान ने मिसाइल की आड़ में अमेरिका की नई सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की यह कोशिश जमीन पर गिरकर दम तोड़ गई। यही नहीं, इमरान और बाजवा की जोड़ी पर अपने ही लोगों की जान लेने का इल्जाम भी लगा और एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। एक तरफ पाकिस्तान आत्मघाती मिसाइल दाग रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद की जड़ों को भी सींच रहा है। दहशतगर्द का नशा इमरान खान सरकार के सिर इस कदर चढ़ा हुआ है, वो चाहकर भी इससे अपना दामन नहीं बचा पा रही। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आईएसआईएस को फंड करने का पूरा नेटवर्क बन चुका है, जिसमें वहां के दहशतगर्दों के अलावा छात्र और आम शहरी भी शामिल होते दिखाई देने लगे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार किसी और गुमान में इस नेटवर्क को बचाने की फिराक में लगी है और अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट किसी अजगर की तरह पाकिस्तान को भी निगलना शुरू कर देगा। क्योंकि आईएसआईएस का इतिहास रहा है, जब जब उसके कदम किसी देश में पड़े हैं तब तब उस देश में तबाही ही आई है, फिर चाहे सीरिया हो या इराक। इमरान अब आईएसआईएस के सहारे, पाकिस्तान आईएसआईएस का नया ठिकाना, बिटकॉइन से आईएसआईएस को फंडिंग, दहशत की फंडिंग का पूरा ब्लूप्रिंट। जिस समय अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी जनता को लोकतंत्र की दुहाई देकर अमन चैन से रहने का सपना दिखा रहे थे, जिस वक्त अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करने का प्लान तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका से हजारों मील दूर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई बिसात बिछाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पता लगाने का दावा किया है जिसके तार सीरिया में बगदादी के गुर्गों यानी आईएसआईएस के आतंकवादियों से जुड़े हुए थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान के इस शहर में बैठकर ये गिरोह बाकायदा सीरिया में आईएसआईएस की फंडिंग कर रहा था। पाकिस्तान आतंकवाद को फंड करने में उसका सबसे बड़ा रोल है, खासतौर से सेंट्रल एशिया हो चाहे वेस्ट एशिया हो, तमाम वहीं से रूट करते हैं। और इस फंडिंग का एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म पाकिस्तान ने डेवलप कर रखा है, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है, खासतौर से आईएसआई, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग भी है, गन रनिंग भी है, इसके माध्यम से भी वो पैसा रेस करते हैं। कराची पुलिस का दावा है कि एनईडी विश्वविद्यालय का एक छात्र मोहम्मद उमर बिन खालिद पकड़ा जा चुका है, जिसके बारे में पुलिस को पता चला है कि वो इस्लामिक स्टेट की महिलाओं के साथ संपर्क में था। गिरफ्तारी के समय मोहम्मद उमर बिन खालिद के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे और उन मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच से पता चला कि पकड़े गए छात्र का ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है। पुलिस के दावे के मुताबिक पकड़ा गया छात्र उस गिरोह का हिस्सा है जो पाकिस्तान में पैसे इकट्ठा करता था और उसे अलग अलग जरियों से सीरिया में आईएसआईएस के पास भेजता था। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये इल्जाम या आईएसआईएस के साथ किसी का कनेक्शन कोई पहली बार निकला है, बल्कि यहाँ तो अक्सर ऐसी खबरें सामने आती ही रहती हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंक को पनाह देने का पूरा अमला लगा हुआ है। इस्लामिक स्टेट का जब से सीरिया और अफगानिस्तान और इराक में दमन हुआ है, उसके बाद से जो दोबारा से इस्लामिक स्टेट खासतौर से साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया में जो पनपी है वो पाकिस्तान की मदद से है। इस्लामिक स्टेट अब एक ऐसा संगठन बन गया है जिसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, एक मर्सिनरी फोर्स की तरह है जो, और ये जहाँ से इसको पैसा मिलता है वह उसके लिए ही काम करता है। दावा किया जा रहा है कि आईएसआईएस के
आतंकवादियों को बिटकॉइन के जरिए पैसे पहुंचाए जा रहे थे और इस तरह फंडिंग का यह सबसे नया और ताजा मामला सामने आया है। कराची पुलिस ने इस बारे में जो कुछ भी उजागर किया वो वाकई हैरत में डालने वाला है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के परिवार की महिलाएं उर्दू बोलना जानती हैं, जो ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करती हैं और आदमियों से दोस्ती करके उनसे हमदर्दी हासिल करती हैं और उसके बाद फंड के लिए कहती हैं। अगर कोई पैसा देने के लिए तैयार होता है तो उसे उमर से संपर्क करने को कहा जाता था। सूत्रों के मुताबिक यह फंड डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जरिए सीरिया भेजा जाता था। बिटकॉइन असल में एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान का तरीका है जिससे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन हर जगह इसे खर्च नहीं किया जा सकता। इसके जरिए वीडियो गेम या सोशल नेटवर्क पर भुगतान हो सकता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने इस करेंसी पर ही पाबंदी लगा रखी है तो फिर इसके जरिए भुगतान कैसे और क्यों? जाहिर है ये सवाल पाकिस्तान के पूरे बंदोबस्त को सवालों में लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद ही कंगाली की कगार पर। पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है, न तो उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, न उसके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो दूसरे देशों को पैसे की मदद दे के अपना, न ही उसके पास सॉफ्ट पावर है कि वो उसकी वजह से वो दूसरे मुल्कों पे अपना इन्फ्लुएंस बना पाए। तो एक ही चीज़ उसके पास बचती है जिसके ऊपर वो शुरू से काम कर रहा है कि आतंकवाद के माध्यम से वो सभी देशों में अपना वर्चस्व। खबर यही है कि इस्लामिक स्टेट की खूनी विचारधारा से प्रभावित जो लोग जिंदा हैं उन्हें अब आतंक के सबसे बड़े पैरोकार मुल्क पाकिस्तान पनाह देने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान और उनके सिपहसालार कमर जावेद बाजवा के साथ साथ खुफिया एजेंसी ISI ने ऑपरेशन बगदादी के तहत इराक और सीरिया से उन आतंकियों का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है जिन्हें खून बहाने की आदत है। कुछ अर्सा पहले ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ISIS के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। बहावल नगर से काउंटर टेररिज्म फोर्सेस ने इस्लामिक स्टेट के उन आतंकियों को पकड़ा था जिनके पास से बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। आतंकवाद जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक अंग है, इंस्ट्रूमेंट है। इसके माध्यम से वो अपना वर्चस्व जो है सेंट्रल एशिया और के दूसरे देशों में, अफगानिस्तान और इन सब में बनाते हैं। तो वो उनका एक बहुत अहम फॉरेन पॉलिसी का अंग है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ऐसी किसी भी हरकत से नजरें मोड़ने में माहिर है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खून के प्यासे दहशतगर्द उसके मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार के चेहरे से नकाब बहुत पहले ही हट चुका है और दुनिया के सामने जाहिर हो चुका है कि ये मुल्क आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। शायद यही वजह थी कि अमेरिका ने उसे तवज्जो देनी बंद कर दी, लेकिन इमरान खान सरकार के बड़बोले मंत्री को गुमान है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारी कोशिश है कि हम हर फोरम पर, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम है, सलामती काउंसिल का फोरम है, अपना पार्लियामेंट्स हैं, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, US कांग्रेस है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं, वहाँ जहाँ जहाँ हमारा डायस्पोरा मौजूद है, उन सब को हम मोबिलाइज करें। इंटरनेशनल मीडिया है, प्रेस है, थिंक टैंक्स हैं, हम उनसे एंगेज करें और अपना नुक्ता नजर पेश करें। हालांकि ये बात अमेरिका भी जानता है कि एशिया के इस हिस्से में अगर उसे अपनी पकड़ मजबूत करनी है और अफगानिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादियों को बाहर निकालना है तो उसके लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान की कोख में कई आतंकी संगठन पल रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अलावा तालिबान को भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही पाल रही है। लेकिन अब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन का साया जब से पाकिस्तान में दिखना शुरू हुआ है, पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर पाकिस्तान पर आकर टिक गई हैं। और इस मौके को इमरान खान और उनकी सरकार अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिशों में जुट गए।
और आइए बंगाल चुनाव की बात कर लेते हैं। यहाँ चुनाव से ठीक पहले रोहिंग्या समुदाय पर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या बंगाल चुनाव में ममता सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के लाखों लोगों की घुसपैठ करवाई है? क्या टीएमसी के लोग लाखों अवैध घुसपैठियों के दम पर इस बार चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मंच से ये कहकर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं कि वो किसी भी सूरत में बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी, जबकि केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां कई बार रोहिंग्या समुदाय की घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी हैं। घुसपैठ पर जारी इस घमासान के बीच ममता के मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बंगाल में अब की बार रोहिंग्या से होगा राज तिलक? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रुकेगी। আমরা পরিষ্কার বলছি, এনআরসি করতে দেব না, এনপিআর করতে দেব না এবং মানুষের অধিকার কাটতে দেব না। जहाँ यहाँ कितने रोहिंग्या गांव बसा रखे हैं, शहर में, विधाननगर में रोहिंग्या एक बस्ती बसा हुआ है। रोज रोज बीजेपी का नया नाटक, नया यात्रा, नया आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में घुसपैठ पर घमासान। चुनाव से पहले 4 लाख घुसपैठिए। अब की बार घुसपैठ से सरकार। माओवाद और रोहिंग्या पर घिरी ममता। আবার মাওবাদীরা এসে আবার দেখবেন মাওবাদীদের থেকে বিজেপিরা আরো ভয়ঙ্কর। मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ। रोहिंग्या रद्द और चुनावी रण। पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनावी ट्रेलर आने वाले दिनों के राजनीतिक घमासान की तस्वीर बयां कर रहा है। पिछले कई महीनों से अपने चुनावी मुद्दों पर धार लगा रही टीएमसी और बीजेपी चुनाव आयोग के दौरे पर ही भिड़ गई। रोहिंग्या से लेकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के मुद्दे पर चुनावी हलचल मची हुई है। 21 जनवरी की सुबह चुनाव आयोग की टीम ने कोलकाता में सभी दलों की बैठक बुलाई। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग की टीम से कहा कि टीएमसी ने 4 लाख रोहिंग्या समुदाय के लोगों की घुसपैठ करवाई है। ये वोट डलवाने की राजनीतिक साजिश है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर रोहिंग्या समुदाय के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। रोहिंग्या मुद्दे के अलावा बीजेपी ने परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का फैसला किया है। 294 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा निकालकर ममता सरकार से मुक्ति का अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक में घुसपैठ के लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। बंगाल चुनाव में रोहिंग्या समुदाय को लेकर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने 4 लाख लोगों की घुसपैठ कराई है। टीएमसी ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बसाया है। यह घुसपैठ बंगाल की सीमा से हुई है। वोटर लिस्ट में 4 लाख घुसपैठिए हैं। टीएमसी घुसपैठियों से वोट डलवाना चाहती है। हम जो आज चुनाव आयोग मुख्य अधिकारी से जो मिले, उनको सबसे पहले तो ये बोला कि जिस दिन आप चुनाव घोषणा करेंगे उसी दिन केंद्रीय बल का तैनाती कीजिए। सीमांत के जितने जिला हैं ऊपर से नीचे तक सब जिला में वोटरों की वृद्धि हुई है। तो ये तो साफ नजर आता है वोटर कहाँ से आए हैं। ये भी इनके इम्पोर्टेड कहाँ से आए हैं वोटर? बगल के देश से जो हमारे नागरिक नहीं है। तो रोहिंग्या, जहाँ यहाँ कितने रोहिंग्या गांव बसा रखे हैं। रोहिंग्या समुदाय के मुद्दे पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों आक्रामक रही हैं। बीजेपी घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी पर जोर दे रही है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। लाखों लोग हैं, मुझे बताइए
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रुकेगी। আসামে ওরা এনপিআর করছে, এনআরসি করেছে। আসামের পাশের রাজ্য বাংলা। আমরা পরিষ্কার বলছি, এনআরসি করতে দেব না, এনপিআর করতে দেব না এবং মানুষের অধিকার কাটতে দেব না। নিশ্চিন্তে থাকুন। असम में 2019 में हजारों अवैध घुसपैठियों की पहचान हुई है। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी रोहिंग्या समुदाय से हैं। बीजेपी असम की तर्ज पर बंगाल में भी घुसपैठियों की पहचान करने का ऐलान कर रही है, जिसका टीएमसी विरोध कर रही है। वृद्धि हुआ है, आप क्यों बैठे थे? आपका भी तो मेंबर था निर्वाचन चुनाव कमीशन में। आप जब दूसरा जायगा में दूसरा मौलवादी पार्टी को सपोर्ट लेते हैं तब वो ठीक है, और आप क्या चुपचाप तो सेंट्रल कमीशन सेंट्रल पावर में है। रोहिंग्या समुदाय को लेकर टीएमसी का विरोध चुनावी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि कई साल पहले बंगाल में गुपचुप आकर बसे बांग्लादेशियों की हालत बदतर है। सिर्फ चुनाव के दौरान रोहिंग्या समुदाय का कवच बनने की कोशिश होती है, जबकि ये ना तो अवैध घुसपैठियों के हित में है और ना ही देश हित में। ममता बनर्जी ने रोहिंग्या के बारे में कितने सवाल किया उसके पक्ष में, और वो रोहिंग्या को शायद वो वोटर कार्ड बना दिया और उसको वोटर लिस्ट में नाम उठा दिया। शायद 4 लाख ऐसा होता है। उसको तो समझना चाहिए ये रोहिंग्या कैसे इधर आए। उसको वोटर हम नहीं बना सकते हैं। ये गलत काम किया। उनका पक्ष में वोट डालेंगे ये समझ के करते हैं। बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों का मामला चुनाव आयोग के सामने उठाया तो वाम दल भी लाल हो गए। Our main demand the free and fair election. If that is the Rohingya issue, that is what the BJP is claiming. Or Rohingya issue. Where is the Rohingya here? बंगाल में रोहिंग्या समुदाय और अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ क्यों मची है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल 2017 से बांग्लादेश से घुसपैठ शुरू हुई। हजारों अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बस गए। घुसपैठियों को कई जिलों में शरण मिली। घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिला। बदले में घुसपैठियों के वोट हासिल हुए। नॉर्थ और साउथ 24 परगना से घुसपैठ हुई तो दक्षिण बंगाल घुसपैठ का सबसे बड़ा अड्डा है। अवैध घुसपैठियों को स्थानीय पुलिस और प्रशासन की नजरों से स्थानीय नेता बचाते हैं। बदले में उन नेताओं या पार्टी के कहने पर घुसपैठिए वोट देते हैं। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर सुविधा वाली सियासत कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चल रहा है, और इसमें अहम की लड़ाई ईगो बैटल ज़्यादा दिखाई देती हैं, और नुकसान हो रहा है बंगाल की जनता का। तमाम ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार की जो आज बंगाल में नहीं पहुंच पाई हैं। वो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का टसल है चुनाव के दृष्टिकोण में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इससे बंगाल की जनता पिस रही है। रोहिंग्या घुसपैठ के बाद अब आपको दिखाते हैं टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ की सियासी कोशिश। बंगाल के हुगली में मौजूद फुरफुरा शरीफ दरगाह से 6 जिलों के बंगाली मुस्लिम जुड़े हुए हैं। यहाँ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी हैं, जो अब तक ममता बनर्जी के समर्थक रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोट बैंक के मद्देनजर उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब्बास ने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया, टीएमसी के खिलाफ नया मुस्लिम फ्रंट। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, 90% से ज्यादा मुसलमान बांग्ला भाषी हैं, करीब 9% मुसलमान उर्दू भाषी हैं। उर्दू भाषी मुसलमानों पर ओवैसी असरदार हैं, बांग्ला भाषी मुसलमानों पर अब्बास की पकड़ है। अब्बास की हुगली, नॉर्थ और साउथ 24 परगना पर पकड़ है। बर्दवान और हावड़ा के मुसलमानों पर भी प्रभाव है। 2016 में टीएमसी को मुसलमानों के 41% वोट मिले थे, लिहाजा पीरजादा अब्बास अब टीएमसी का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करेंगे। दीदी ने क्या कहा, लेफ्ट क्या कहा, सब अपना अपना पास है, अपना राय है। मगर मेरा मानना है अभी जो महल चल रहे हैं इसमें हम विश्वास कर नहीं पा रहे दूसरी की पार्टी के ऊपर। इसलिए पिछड़ा हुआ मुस्लिम, दलित, आदिवासी
और जितने पिछड़ा हुआ आदमी है सबके अधिकार के लिए हमको ये पार्टी लॉन्च करना, चुनाव में आना जरूरी था। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी हाथ मिला चुके हैं, इसलिए चुनाव में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो टीएमसी को अपनी चुनावी नीति और रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो बैकफुट पर है और अल्पसंख्यक कार्ड खेलकर जीतना इतना आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में महापुरुषों की सियासत वाला दांव चला है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले ममता बनर्जी ने घरों में शंख बजाने की अपील की है। আমাদের সারা বাংলার প্রতিটা মানুষের কাছে, সারা ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষের কাছে এবং সারা বিশ্বে আমাদের যারা ইন্ডিয়ানরা আছেন তাদের সকলের কাছে, এনআরআই বাঙালিদের কাছেও বলবো, ঠিক 12টা 15 ভারতবর্ষের টাইমে আপনারা দয়া করে বাড়িতে শঙ্খ বাজাবেন। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या समुदाय, बीजेपी की रथ यात्रा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का अल्पसंख्यक कार्ड चुनावी राजनीति के नए रंग और समीकरण तय करेगा।